अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिल आखिर 13 जमातों के हुक्मरान इत्तेहाद ने वो कर दिखाया जो वो करना चाहते थे। एक तीर से कई शिकार किए हैं। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर करा ली गई है, जिससे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की आइंदा इलेक्शन में वापसी का रास्ता हमवार हो सकता है। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट की इस तरमीम के मुताबिक ताहयात नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई है, जो नवाज शरीफ को सज़ा मिलने के बाद से पूरी हो चुकी है। दूसरा, इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार सदर पाकिस्तान से लेकर इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन इतना बाइख्तियार होगा कि वो जब चाहे इलेक्शन शेड्यूल में ज़रूरी तब्दीलियां भी कर सकेगा। सदर से मुशावरत की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। इसका मतलब जानते हैं कि क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्शन की तारीख को आगे किया जा सकता है। तो क्या हुकूमत ने जनरल इलेक्शंस को अक्टूबर से भी लेट करने की प्लानिंग की है? कौमी असम्बली से बिल मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान के पास जाता है। यहाँ हुकूमत की मुश्किल पहले ही हल हो चुकी है, क्योंकि हुकूमती कानून साजी की राह में रुकावट बनने वाले सदर आरिफ अलवी हज करने सऊदीया चले गए हैं। ऐसे में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो इम्कान यही है कि जैसे ही बिल सदर के पास जाएगा, सदर के दस्तखत के बाद बाकायदा कानून बन जाएगा, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न चीफ जहांगीर तरीन ताहयात उनके ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक रही है वो हट जाएगी। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कानूनी अभी कुछ बातें की जा रही हैं कि जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी तब तक ये कानून लागू नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कह रहे हैं जो वारे न्यारे हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून जो खुशियां मना रही हैं, इसमें बहुत सारे सुकम हैं। नाज़रीन, सवाल उठता है कि हुकूमत ने जो चाहा वो हो गया, अब इससे आगे भी क्या वही होगा जो हुक्मरान इत्तेहाद चाहता है, या अभी कहानी में कोई ट्विस्ट आ सकता है? अगर अपोजिशन जमातों की तरफ से इस कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि हुकूमत ने ज़ाती मफाद और फ़र्द वाहिद के लिए सियासी अखाड़े में उसको वापस लाने के लिए ये सब कुछ किया है, कानून साजी की है, तो फिर इस कानून का क्या बनेगा? क्योंकि पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन को मौसर अपोजिशन कहा तो नहीं जा सकता। सवाल ये भी है कि 62 1F का मामला क्या इतना सादा है कि हुकूमत सादा अक्सरियत के साथ अपनी मर्ज़ी से कानून साजी कर ले? ये एक आइनी तरमीम है जिसके लिए ऐवान में 2/3 मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। हालिया कानून साजी के बाद इलेक्शन कमीशन को मज़ीद पावरफुल बनाने पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि ऐसा इलेक्शन कमीशन जो 2 सूबों में बर वक्त 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा हो, सियासी तौर पर मतनाज़ हो चुका हो, उसको मज़ीद बाइख्तियार बनाने के बाद क्या पाकिस्तान में 2023 में इलेक्शन बर वक्त हो सकेंगे? क्या ये कानून साजी इलेक्शन को अल्तवा में डालने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है? दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत अब लंदन से दुबई भी पहुंच चुकी है। यानी मुल्क की सियासत को सो कॉल्ड कंट्रोल करने वाले नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी मरीम नवाज दुबई चले गए हैं। अब लंदन की बजाय दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बनने जा रहा है। जरदारी साहब भी इत्तलात के मुताबिक चले गए हैं। कहा जा रहा है कि आइंदा इलेक्शंस के हवाले से वहीं पर प्लानिंग्स होंगी, स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएंगी, और जरदारी साहब की नवाज शरीफ से भी ज़राए के मुताबिक अहम मुलाकात मतवक्के है। दुबई में होने वाली सियासी बैठक में ये तय पा सकता है कि मुल्क में कब कराने हैं, निगरान सेटअप कैसा लाया जाए, अदालती उमूर को किस हिकमत अमली से हैंडल किया जाए, ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी। क्या PDM इत्तेहाद बाहर बैठकर मौजूदा सियासी बहरान का हल निकाल पाएगा? 9 मई के बाद टूट फूट का शिकार PTI के लिए क्या कोई गुंजाइश छोड़ी जाएगी, कोई स्पेस दी जाएगी या नहीं? इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाकई ही मुल्क और कौम की ज़रूरत थी, या सियासी अशराफिया का मफाद ही पाकिस्तान में अफजल था और है? ऐसा कब तक चलेगा? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, नवाज शरीफ साहब दुबई गए हैं, मरियम साहिबा यहाँ से दुबई गई हैं, ज़राए के मुताबिक जरदारी साहब भी आज दुबई चले गए हैं। इसे महज इत्तफाक कहा जाए कि जरदारी साहब भी वहाँ चले गए हैं, या वाकई कुछ सियासी मामलात इलेक्शंस के हवाले से और बड़े अहम फैसले होने हैं जिसके लिए सियासी बैठक का मरकज़ इस बार दुबई चुना गया है? मेरे पास कोई खबर नहीं है, मैं कोई इतला नहीं आपको दे सकता। जरदारी साहब तो पिछले दिनों भी वहाँ थे, उनका एक छोटा सा एक इलाज था वो उन्होंने कराया, उसके सिलसिले में वो अपना चेकअप कराने भी जा सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली उनकी वजह जाने की नहीं पता। मियाँ साहब के बारे में मुझे खबर ही नहीं है कि वो आए हुए हैं। हाँ, आजकल इलेक्शन करीब है
हाँ। सियासी जमातें और इत्तेहादी जमातें आपस में भी और विद इन पार्टीज भी और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं या मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनके साथ मुशावरती अमल जमातों का जारी है। ये इलेक्शन जब भी नजदीक आते हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज शुरू होती है, ये कोई अचंभे की बात भी नहीं है। लेकिन इसे महज इत्तेफाक कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये चांस को भी रद्द नहीं कर सकते कि उनकी मुलाकात हो सकती है वहां पे। मैं इसको सर्टिफाई या मैं इसको ना नेगेट कर सकता हूँ ना इकरार कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, एक और चीज बताइएगा, क्या ये बात दुरुस्त है कि इस तजवीज़ पर गौर हो रहा है हुकूमत इत्तेहाद के अंदर कि जो कौमी असम्बली है ये 9 या 10 अगस्त को मुद्दत खत्म होने से चंद रोज पहले इसको तहलील कर दिया जाए, क्योंकि जब असम्बली अपनी मुद्दत खुद खत्म होती है तो 60 रोज के अंदर इलेक्शंस कराने होते हैं, आप खुद खत्म कर दें तो 90 रोज, तो इस तरह हुकूमत को 1 महीना और मिल जाएगा। क्या कोई ऐसी तजावीज़ ज़ेर गौर है सर? अगर ऐसी कोई तजवीज हो भी तो गवर्नमेंट को तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 या 14 तारीख को जो असेंबली खत्म होने की डेट है अगस्त की, उस दिन को ये हुकूमत तो खत्म हो जाएगी, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। वो 60 दिन रहे या 90 दिन, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं तो अगर फर्क कोई नहीं पड़ेगा तो फिर इन तजावीज़ पे गौर क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसी तजावीज हो सके है कि गौर क्यों हो रहा है, लेकिन ये कोई अचंभे की बात नहीं है, आईनी तौर पे ये मुमकिन है। लेकिन 60 दिन में और 90 दिन में क्या फर्क पड़ सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP ये 2 जमातें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर हों, लेकिन मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब ये इस बात पर बज़िद हैं या ये कह दें अड़े हुए हैं, या उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की तजवीज़ है कि एटलीस्ट 6 साल नहीं तो 6 महीने इलेक्शन को आगे जाना चाहिए? क्या ये भी कोई बात चल रही है आप लोगों के बीच में? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौकफ तो बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हमने वाज़ेह तौर पे ये कहा हुआ है कि हम जब पंजाब के इलेक्शन का जिक्र था उस वक्त भी हमने कहा था कि हम अर्ली इलेक्शन भी नहीं चाहते और हम डिलेड इलेक्शन भी नहीं चाहते। आज भी हमारी पोजीशन उसी पे है और हम उसी पोजीशन पे ही चाहते हैं, वही मुल्क के लिए बेहतर है। बाकी जमातें भी, जहां तक मेरा जाती ताल्लुक है, मुस्लिम लीग की जितनी क़यादत से मेरा तबसरा, मेरा जिक्र या मेरा मतलब मुबाहिसा हुआ है या गुफ्तगू हुई है, वो सारे आईनी स्ट्रक्चर के अंदर जल्द अज जल्द इंतखाबात के हक में है। वो खुद इस बात के दाई है। नो, लिहाजा आपको किसने कहा कि मुस्लिम लीग के अंदर कोई ऐसी डिबेट है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ वक्तों में ये बात कही थी कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं। इलेक्शन डिले हो सकते हैं, ये आप मुझसे सवाल करें कि क्या इलेक्शन डिले हो सकते हैं, तो इसका जवाब तो मैं मुस्लिम लीग नून के हलकों के हवाले से ये बात कर रही हूँ कि उनके अंदर ये एक सोच पाई जाती है कि मईशत को लेकर कुछ हालात बेहतर कर लिए जाएं, ताकि जब आप हलकों में आवाम से वोट लेने जाएं तो सारा मलबा आप पर ना गिरे, आप इस काबिल हो जाएं कि कुछ कर सके आवाम के लिए, चाहे 6 महीने मिल जाएं चाहे साल मिल जाएं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन बताई जाती है। पहली गुजारिश ये है कि किस जमात को क्या हालात सूट करते हैं, किस गवर्नमेंट को क्या होता है, ये तो आइन का तकाजा नहीं है। आइन तो ये कहता है कि खास टाइम पे इलेक्शन होने हैं, असेंबलियों की मुद्दत खत्म होने पे असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और उसके बाद 90 दिन, मैक्सिमम 90 दिन में इंतखाब हो जाएंगे, ये आइन कहता है। बहुत जोरदार किस्म की शराइत मौजूद है, और वो शराइत क्या है? नंबर 1 कि जी मुल्क के अंदर हालात ऐसे हों कि इलेक्शन का इनेकाद अमलन मुमकिन न रहे। खुदा न खास्ता जंग लग जाए, खुदा न खास्ता जल्जले आ जाएं, तूफान आ जाएं, फ्लड्स आ जाएं, कोई पेंडेमिक हो जाए, अल्लाह न करे, कि उस सूरत में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन न रहे, तो फिर आप असेंबली की मुद्दत या हुकूमत की मुद्दत बढ़ा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई हालात नहीं है, ना कोई सिविल वार हो रही है, ना जंग है, ना फ्लड्स हैं, ना जल्जले हैं। अल्लाह ने महफूज रखा है और अल्लाह तो फिर पंजाब और KPK में इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे ना? पंजाब और KPK में फिर इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे ना? नहीं, वो KPK में इलेक्शन, पंजाब और KPK में इलेक्शन हमारी जमातों का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था, पार्लिमान का मौक़िफ़ था। अदालतों के अंदर जाके हमने उस मौक़िफ़ को बार बार दोहराया कि बदनीति की बुनियाद पे असेंबलियां तोड़ी हैं, वो असेंबलियां गैर आईनी तरीके से तोड़ी गई हैं, और हम उन असेंबलियों का इंतखाब, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब तो रखा ही नहीं गया था,
उसके तरफ तो अभी सफर भी नहीं शुरू हुआ था और अदालत ने भी सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दी सिर्फ पंजाब के इंतखाब की थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी दीगर जगहों पे इंतखाब की जल्दी नहीं थी। इसके ऊपर बहुत मुबाहिसा हो चुका, खैर इसको छोड़ देते हैं। लेकिन उस पे हमारा मौक़िफ़ सिंपल था कि अगर इलेक्शन पंजाब में हो गया तो उससे पाकिस्तान को गैर मामूली नुकसान होगा, लिहाजा वो एक और सूरत थी। अब तो आइन के अंदर असेंबलियों की जो फितरी मुद्दत है, फितरी, वो खत्म होने जा रही है। लिहाजा उसको अगर तवालत देने का कोई कह रहा है, सोच रहा है, किसी के ख्याल में है, पहली बात तो यह है कि हमारे ख्याल में तो कतन नहीं है और हम उसके मुखालिफ हैं। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी का कह रहे हैं, आप पूरे हुकूमती इत्तेहाद के बेस पे नहीं कह रहे, उनके बिहाफ पे नहीं बात कर रहे, आप पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं ना? पीपल्स पार्टी के तौर पे बात कर रहा हूँ। तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा हैं। मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की कि मेरी जाती हैसियत में जिन जिन हुकूमती ज़ोआमा जो मुस्लिम लीग से भी ताल्लुक रखते हैं उनसे बात हुई है, वो इस बात के साथ सहमत हैं कि हमें जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए जो आइन का तकाजा है। ठीक है, चंद रोज़ पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो बड़ी तनकीद की और कहा कि हम बजट को वोट नहीं करेंगे जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाएंगे। फिर एहसन इकबाल साहब ने कहा ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ात हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो तो कमेटीज़ में बात करनी चाहिए, ऐसे जलसों में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आज हमने देखा बजट भी मंजूर हो गया, तो इसका मतलब ये हम समझें कि जो तहफ़्फ़ुज़ात या जो एतराज़ात थे बिलावल भुट्टो साहब के या पीपल्स पार्टी के बजट को लेकर, वो सब एड्रेस हो गए हैं? देखिए, ये तो बड़ी वाज़ेह है ना, इस पे हम इतनी बातें कर चुके हैं, इतने प्रोग्राम्स कर चुके हैं कि जो एतराज, जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे थे वो क्या थे। आपको पता है जब बजट पेश होता है तो बजट की तजावीज़ होती है, उसके ऊपर मुबाहिसा होता है, मेंबरान असेंबली बात करते हैं, जमाती क़यादत बात करती है, डिफरेंट फोरम्स इस पे बातें करते हैं, मीडिया के अंदर डिबेट होती है और उसकी मुतबादिल तजावीज़ दी जाती हैं, कट मोशंस होती हैं। बजट के साइज के अंदर रहते हुए रीप्रायोरिटाइज करने की बात की जाती है और उसमें जहां जहां मुमकिन हो और दुरुस्त हो वो एडजस्टमेंट्स भी की जाती हैं। पीपल्स पार्टी ने भी यही तरीका इख्तियार किया। हमने वजीर आजम साहब के साथ बात की, हमारा टीम गई कमेटी, और हमारे बेसिक तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या। हम ये कह रहे थे कि जो पिछला फ्लड आया था उस फ्लड विक्टिम्स के लिए हमने एक वादा किया था, वजीर आजम साहब ने, वजीर खारजा ने, हम सब ने, पाकिस्तान ने, सूबाई हुकूमतों ने, चारों सूबों ने अपने अपने सूबे के लोगों से वादे किए थे, मरकजी हुकूमत, कि हम उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, हम उनको घर बना के देंगे जो फौरी जरूरत है, हम उनको बाकी भी देंगे चीजें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के देंगे। तो सिंध के चीफ मिनिस्टर का तहफ़्फ़ुज़ था, हमारा तो पूरे पाकिस्तान के लिए था, लेकिन सिंध के चीफ मिनिस्टर का अपने सूबे के लिए था कि हमने अपने सूबे के लिए सूबाई बजट में 25 अरब रुपया रखा है उनको घर बना के देने का। तो उसमें उतना ही फेयर फेडरल गवर्नमेंट ने डालना है, वो बजट में उस तरह उतना नहीं रखा गया, दीगर सेक्टर में पैसा रखा गया है, उसको रीअप्रोप्रिएट कर लिया जाए। तो वो इस तरह एडजस्टमेंट्स हो गई। इसी तरह कुछ और चीजें थी, तो वो मतलब कि पीपल्स पार्टी की आराम से कहीं भी बात समझ नहीं आई, धमकी दी तो बात समझ में आई डार साहब को? नहीं, धमकी वाली तो देखे ना, जलसों में जरा जोशीली बातें होती हैं, अपने कारकुन को भी आपने मुखातब करना होता है। हाँ, उसी बिलावल साहब ने ही प्राइम मिनिस्टर की तारीफें भी की, तो ये चलती रहती है बजट के अंदर गुफ्तगू। आप जरा कभी ना बजट की तकरीर उठा के देखिए, हुकूमत के जो वजीर हैं मुस्लिम लीग के, यानी आज के हर हुकूमत की देख लीजिए, लेकिन इस हुकूमत के जो वजीर है ना, हमें छोड़ दीजिए पीपल्स पार्टी JUI को, जो मुस्लिम लीग के वज़रा हैं, जो उनके अपने मेंबरान हैं, उनकी तनकीद सुनिए। और वो तनकीद इसलिए होती है कि अपने अपने हलकों में काम कराने होते हैं, हलकों का बड़ा दबाव होता है, गवर्नमेंट के हाथ बंधे होते हैं, तो आप दबाव डाल रहे होते हैं कि ये पैसा यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ से कट करें, इधर लगाएं, ये फला सेक्टर बड़ा जरूरी है, मेरे हलके में ये काम होना चाहिए, मेरे जिले में ये काम होना चाहिए। ये तो हर बंदा करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वज़ीर आज़म के मुशीर मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका। अतर साहब, जो एक्सपेक्टेड था वो हो गया। जिस चीज़ में रिलीफ नवाज शरीफ को देना चाह रही थी हुकूमत वो दे दिया। सेनेट के बाद बिलाखिर कौमी असम्बली से भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो थी वो मंजूर कर ली गई, जिससे नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की आइंदा इलेक्शन में वापसी का रास्ता हमवार हो गया है। लेकिन आप समझते नहीं हैं, क्योंकि हमारी माहिर कानून से जब बात होती है वो ये कहते हैं कि आप एक कानून के ज़रिए एक्ट में तब्दीली करके ये नहीं कर सकते हैं, इसमें 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी, या आईनी तरमीम के बगैर आप ये रिलीफ नहीं दे सकते। देखिए, इसमें दो चीजें। पहली चीज तो ये कि क्या किसी सियासतदान को इस तरीके से तायात नायल किया जाना चाहिए, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, जो सजा होती है उसकी कोई मुद्दत होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक छोटी सी बात के ऊपर, गलत बयानी के ऊपर या किसी ऐसे मामले के ऊपर आप किसी भी सियासतदान को तायात नायल कर दें। तो ये तो एक मेरा प्रिंसिपल मौकिफ है, चाहे कोई भी सियासतदान हो। दूसरी बात, अब ये जो जिस तरीके से ये तब्दीली की गई है, अगर ये इतना ही आसान था तो हुकूमत ने 1 साल इंतजार क्यों किया? ये पिछले साल ही वो कर लेते। इसलिए कि इनको भी इस चीज का इदराक है कि ये इस तरह नहीं है। अब वहां पे अदालत ने तशरीह कर दी थी उस फैसले के अंदर, 62(1)(f) के तहत जो भी फैसला आता था उसमें ये नहीं लिखा हुआ आइन के अंदर कि तायात नाइली होगी या 5 साल की। वहां पे जब अदालत ने तशरीह कर दी तो इसका मतलब है कि या तो फिर अब अदालत के अंदर ही एक बड़ा बेंच बनेगा, वो उस फैसले को खत्म करेगा, या फिर आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। ये बहुत सारे माहिरीन ये कह रहे हैं, लेकिन हुकूमती दोस्तों का ये मौकिफ है कि नहीं, एक सादा अक्सरियत से लाया गया बिल जो है वो काफी है, और मौजूदा हालात में जिस तरीके से वो आइन और कानून की पासदारी तो इसका मतलब है पहले कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, एक पटिशन दायर की जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बने, जिसने फैसला दिया था उससे बड़ा बेंच बने, और वो अगर इस फैसले को डिसमिस करके और अगर इसमें चेंजिंग्स आती हैं कि जी हाँ तायात नाइली नहीं हो सकती, उसके बाद ये एप्लीकेबल होगा। जी बिल्कुल, ये एक कानूनी राय है जो बहुत सारे जो माहिरीन हैं वो ये दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज की, हुकूमत ये समझती है कि जी हम सादा अक्सरियत से ये कर सकते हैं। वहां पे सवाल ये उठता है कि अगर इतना ही ये आसान था और सादा अक्सरियत से हो सकता था तो 1 साल तक आपने क्यों इंतजार किया? आपने पहले क्यों नहीं इसको कर लिया? तो ये बड़ा एक इसमें सवाल है। और दूसरी, जहां तक आइन और कानून की बात है, हालिया अरसे में आपने देख लिया हुकूमत तो यहां तक कह रही है कि अगर अदालत ने कोई फैसला दे भी दिया तो हम नहीं मानेंगे। तो फिर अदालत के फैसलों का हुकूमत कितना पास कर रही है वो भी सबके सामने है। सही। नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच गए हैं, जरदारी साहब भी चले गए हैं। इत्तलात ये आ रही हैं कि वहाँ इस चीज़ की प्लानिंग होगी कि नवाज शरीफ कब आएँ, इलेक्शंस कब हों, और ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग चाहती है कि इलेक्शन 6 महीने साल आगे लेकर जाया जाए, JUI भी चाहती है, मौलाना साहब भी ये चाहते हैं। जबकि जो 2 पार्टी जोर दे रही है वक्त पर इंतखाबात के हवाले से वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP। ये लोग चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। तो आपको लगता है कि अब जो मरकज़ बना है दुबई, वहीं पर अब ये सारे फैसले होंगे? देखिए, गुज़िश्ता 1 साल से जब से ये लोग हुकूमत में आए हैं, पाकिस्तान के अहम फैसले तो वैसे मुल्क से बाहर से हो रहे हैं। आपको याद होगा कि जब काबीना बनी थी तो यहाँ से काबीना को लंदन लेके जाया गया और वहां पे फिर फैसले हुए, और बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स थी जिसमें नवाज शरीफ साहब अपनी कानूनी हैसियत जो उनकी है, इस वक्त तक वो अदालतों को मतलूब हैं, एक सजा याफ्ता मुजरिम है, तो एक कानूनी उनके लिए इसमें मसाइल हैं। लेकिन इसके बावजूद वो हुकूमती मीटिंग्स को वहां पे चेयर करते रहे, और यहाँ तक वुज़रा बताते रहे कि कोई तैनाती हो रही है या कोई मुशावरत हो रही है, उसमें भी नवाज शरीफ साहब का अहम किरदार है। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि पाकिस्तान के फैसले जो है बदकिस्मती से दुबई में हो रहे हैं, लंदन में हो रहे हैं। क्या ही बेहतर होता कि ये पाकिस्तान में बैठ के पार्लियामान में कोई फैसला कर लेते, या पाकिस्तान में कोई इजलास बुला के। लेकिन वैसे एक बात है कि इन कवानीन से सिर्फ इन लोगों को फायदा नहीं हो रहा, इनके ओपोनेंट को भी फायदा होगा। आप देख लेना, नैब की मिसाल ले लें। नैब में जो तरमीम की गई, पहले 90 रोज का रिमांड होता था, नैब 90 रोज के लिए तहवील में लेती थी, आज 14 रोज के लिए लेते हैं। तो इससे आपको हमें पता चल जाना चाहिए कि सिर्फ इनके लिए ये फायदे नहीं है। आप तहरीक इंसाफ के जितने लोग पकड़े गए, नैब ने पकड़े, पुलिस ने पकड़े, 14 रोज से ज़्यादा तो नहीं अब किसी को पकड़े। और अगर अब ये नाअहली भी अगर नवाज शरीफ की ख़त्म होगी, जहांगीर तरीन को भी इससे फ़ायदा होगा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक रही है उनको भी फ़ायदा होगा। ये अपने साथ साथ दूसरों के भी फ़ायदे कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नैब के कानून है उनमें बहुत सारे मसाइल हैं, और माजी के अंदर भी इसका जिक्र होता रहा है कि नैब का कोई किरदार मिसाली नहीं रहा। लेकिन जो तरामीम की गई थी वो तो देखे ना, उससे अरबों रुपए के मुबैना करप्शन के इल्जामात किसके ऊपर थे? इस वक्त जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनके ऊपर तो नहीं थे। नैब की अदालतों से किसके मुकदमात वापस आए?
तो ये भी अब नैब के केसेस बनना तो शुरू हो गए, अब परवेज इलाही साहब को नैब नहीं पकड़ा हुआ है ना? नहीं, आप तो देखिए ना, नैब की और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना। ये हुकूमत तो जब दिल चाहता है पकड़ लेती है, अदालत छोड़ते हैं तो ये दोबारा पकड़ लेते हैं, तो इनको तो जरूरत ही नहीं है कि 90 रोज की। ये तो वैसे ही बंदे को जो ही वो आजाद होता है, अदालत की जानिब से आजाद किया जाता है, वो दोबारा पकड़ लेते हैं। तो अब तो इनको किसी आइन और कानून की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो नैब के कानून में तरमीम की गई थी और ये इस कानून में तरमीम की गई है, ये पर्सन स्पेसिफिक और पार्टी स्पेसिफिक लगता है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। और जहां तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, अभी तक उनके ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है जहां पे सिर्फ 62F के तहत उनके ऊपर तलवार लटक रही हो और जहां पे उनको नाइल करार दिया जा सकता हो। अतर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है? मुझे बड़ा रोशन नजर आ रहा है जी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, अब इशू ये है कि इलेक्शन से पहले ये जो हुआ, ये पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में शायद ही कभी हुआ हो कि कुछ लोग काबीना के अंदर बैठे हुए और अभी भी काबीना में बैठे हुए और उन्होंने इलेक्शन से पहले एक नई जमात बना ली है। ओम चौधरी साहब, लंगड़ियाल साहब, ये इस वक्त तक काबीना का हिस्सा हैं और इन्होंने एक नई जमात बना ली। और वो उसमें फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी हुकूमत के बड़े मसाइल हैं। भाई, हुकूमत का तो आप लोग हिस्सा थे 1 साल से। मेरे ख्याल में इस जमात का जो मुस्तकबिल है वो मुझे इस इलेक्शन के बाहर या उससे आगे कोई ज्यादा नहीं नजर आ रहा। और इनके कोई, जिसे कहते हैं ना, तवील मुद्दती कोई प्लान भी नजर नहीं आ रहा। पंजाब की सियासत में रोल हो सकता है, ये आपको पता है। यही जहांगीर तरीन साहब के लोग थे, साउथ से लेके आए, यही अब वापस चले गए। तो पंजाब की सियासत तक तो हम इनकार नहीं कर सकते इसकी अहमियत से। देखिए, इनका रोल ही इतना है कि ये जो अभी इलेक्शंस आने हैं उसके अंदर तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ा जाए। लेकिन तरीन साहब, माजरत के साथ, जो पिछले ज़िमनी इंतखाबात हुए थे साउथ पंजाब में, तमाम जमातों ने मिलकर लड़े थे। तरीन साहब कैंपेन चलाते रहे और उसमें 9 में से 6 सीटें ही हार गए थे। तरीन साहब तो अपना हल्का नहीं जीत सकते। यही तो इशू है। क्या देखें, ये कहा जाता था ना कि जी बड़े बड़े जलसे एटीएम्स करवाती हैं, तो अब तो माशाल्लाह 2 हैं इस जमात में। करवाएं मीनारे पाकिस्तान पे एक जलसा, चले छोड़ दें मीनारे पाकिस्तान, साउथ पंजाब में कोई करवा दे। तो ये बड़ा इशू है कि ये एक तरह से मुझे एक पार्किंग लॉट नजर आ रही है जहां पे लाके सियासतदान पार्क हो रहे हैं और अब वो देखेंगे कि आगे किस तरफ चीजें जा रही हैं। साहिबा ने वैसे मेरे प्रोग्राम में कहा कि कुछ लोग तो हमारे प्लेटफॉर्म को इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अपने जो केसेस हैं वो खत्म करवा लें और ECL से नाम जो है ना वो अपना निकलवा लें। मतलब कि वो अपनी उनको लगता है कि हमारी पार्टी में इतनी कैपेसिटी है या हमारा रूम इतना बड़ा है कि कोई भी आकर जो है ना वो यहाँ पर साफ शफाफ हो जाएगा, धुल जाएगा और सारे केसेस भी खत्म हो जाएंगे, ECL से नाम भी निकल जाएंगे। देखिए, हो सकता है ये उनकी राय, मैं एहतराम करता हूँ। यकीनन वो ओम चौधरी के नजरिए से मुतासिर होकर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आई होंगी। बाकी जो लोग हैं वो नजरिए से मुतासिर नहीं हुए होंगे, अपने जाती मफाद के लिए आए होंगे। तो ये उनका हक है, वो ये राय दे सकती हैं। लेकिन इशू इसमें ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, क्या वो सिर्फ पंजाब में इस्तेकाम लाएगी या सिंध में भी उन्होंने लाना है, खैबर पख्तूनख्वा में भी लाना है? तो इशू तो ये है कि ये इस्तेकाम पंजाब, हमें लग रहा है कि ये सिर्फ पंजाब सेंट्रिक है और जहां पे मकसद ये है कि पंजाब के अंदर जो वोट बैंक है उसको किसी तरीके से तकसीम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार अतर काज़मी साहब में थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कल फिर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत लगने जा रही है। मुल्क के सबसे बड़े मुंसिफ यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का जो ट्रायल करने का मामला है इसको सुनेगा। इस केस में मुल्क के नामवर सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज़ एहसन दरख्वास्त गुजार हैं जो चाहते हैं कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस जो अफराद हैं यानी तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनका ट्रायल ज़रूर हो, मगर मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं बल्कि आम अदालतें या इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत इस मामले को देखे ताकि जो बुनियादी इंसानी हुकूक आइन में दर्ज हैं इससे फेयर ट्रायल का जो हक है ये मुतासिर ना हो। चौधरी एतजाज़ एहसन ने यह बात कोर्ट को समझाने के लिए सरदार लतीफ़ खान खोसा साबिक गवर्नर को अपना वकील कर रखा है। फिर उनके मद्दे मुकाबल PDM हुकूमत जो है वो हर सूरत चाहती है कि मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से ही सज़ाएँ मिलें। हुकूमत पार्लियामेंट से करारदाद भी मंजूर करवा चुकी है। हुकूमत अपने इस मौक़िफ़ को सुप्रीम कोर्ट में भरपूर तरीके से पेश करने के लिए
सेनेटर बैरिस्टर डॉक्टर फ़रूक नसीम वो अब बतौर वकील हुकूमत की तरफ से सामने आ रहे हैं इस केस में। इस केस के साथ हुकूमत वाक़े की संगीनी को जो है वो जजेस को बावर करवाने के लिए फुटेजेस को भी दलील के तौर पर कोर्ट नंबर 1 में कल दिखाने का इरादा रखती है, ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि क्यों इन मुल्ज़िमान का मिलिट्री ट्रायल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ हुकूमत ये इंदिया भी दे चुकी है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के बेंच से अलग होने और रिमार्क्स से 7 रुकनी बेंच अब मतनाज़ हो चुका है, और गालिब इम्कान यही है कि अगर फ़ैसला हुकूमत के हक़ में नहीं आता तो इसे नहीं माना जाएगा। और हुकूमत भी ये कह रही है कि हम ऐसे फ़ैसले को नहीं मानते जो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने जैसा फ़ैसला हो, जिसका बरमला इजहार वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खुद भी कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं और हुकूमत की भरपूर मुखालिफत है, उसके बाद 7 रुकनी बेंच के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं। ऐसे में इस केस से नतीजा क्या निकल सकता है और इसकी उस फैसले की अहमियत क्या होगी जिसके बारे में हुकूमत बार बार कह रही है कि हम ऐसे फैसले को नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों है? हर अहम इशू पर अदलिया को पंचिंग बैग बना लिया जाता है। हुकूमत की खुल्लम खुल्ला अदलिया मुखालिफ मुहिम को मुसलसल क्यों इग्नोर किया जा रहा है? मौजूदा हुकूमत फ़ैसले न मानने के जो पैरामीटर्स को सेट कर रही है, क्या ये ख़तरनाक रिवायत नहीं है? ऐसे में मुल्क में इंसाफ का निज़ाम चलेगा कैसे? क्या अदालतों को ताले लगाकर चाबियां हुकूमत के हवाले करने का वक्त आ गया है? क्या हुकूमत यही चाहती है कि हुकूमत जो चाहे वो ही हो, जो फ़ैसला हुकूमत को सूट करता है फ़ैसला आना भी वो चाहिए? और सबसे बड़ा और अवलीन सवाल कि सिविलियन हुकूमतें या जमहूरियत जो सेटअप है ये तो हमेशा आवाम को मिलिट्री रूल से बचाने का ख्वाह रहा है। तो यहाँ सियासी मुखालिफत का आलम यह है कि सियासी हुकूमत ख़ुद चाहती है कि मिलिट्री इंटरवीन करे और इनके सियासी मुखालिफों को मंजरनामे से हटा दिया जाए। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। राजा साहब, अब बहस यही है कि सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल है, फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलने चाहिए नहीं चलने चाहिए, लेकिन बात यह है कि हुकूमत ने तो इस बेंच को पहले ही अपना तनाज़ बना दिया है। तो ऐसे में इस केस की और कल की हेयरिंग की फिर अहमियत क्या रह जाएगी? हुकूमत ने तो मानने से इनकार कर दिया कि जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और दूसरे सीनियर जज उठकर चले गए तो इस बेंच की कोई अहमियत ही नहीं है। देखिए, वो जो 2 जजेस हैं, काजी फ़ायज़ ईसा साहब या उनके साथ सरदार तारिक साहब, वो महज एक टेक्निकल इशू की वजह से उठे कि जी बेंच की जो कंपोजिशन है उसमें 3 बंदों की राय होना ज़रूरी है। लेकिन एक तरफ वो टेक्निकलिटी है और दूसरी तरफ इस मुल्क का आइन है, आइनी हकूक हैं अफराद के। किसी सियासी पार्टी की बात नहीं हो रही, ये सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के हैं कि जी आर्टिकल 10A है, फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी है, उनको एक पैरेलल जो सा है कोर्ट के सिस्टम में सज़ा नहीं दी जा सकती। और वो जजेस हैं कि जो इससे पहले 2015 में, जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस बेंच का हिस्सा हैं, जस्टिस याया हैं, ये तमाम के तमाम इसी बारे में अपनी जजमेंट एक डाइसेंटिंग नोट की। ऑल्दो के वो जजमेंट कुछ और थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी एक पैरेलल यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम नहीं हो सकता। उससे पहले लियाकत हुसैन का केस है 98-90 का, उसमें इस मुल्क के 9 जजेस ने बड़े डिटेल में इस चीज़ को सेटल कर दिया है कि इस मुल्क का जो सिस्टम है वो चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ हो तो उसमें सजा दी जाए, करार वाकई ही ऐसे एलिमेंट्स को सजा दी जाए। लेकिन इशू सिर्फ ये है कि वो कौन सा फोरम है जो सजा देगा। क्या इस मुल्क की जो सिविल कोर्ट्स हैं वो सजाएं देंगी, या एक आर्मी कोर्ट जिसमें जो इशू है राइट ऑफ अपील खत्म हो जाता है, जिसमें और जो और 10A के फेयर ट्रायल के इश्यूज हैं, एक्सेस टू द लॉयर ऑफ वन्स ओन चॉइस, ओपन और इसमें दूसरे ममालिक की भी परसों की हेयरिंग में मिसालें ली गई कि कोई ऐसा मुल्क बताएं जहां पर सिविलियंस के जो है वो ट्रायल होते हों मिलिट्री कोर्ट्स में। तो बरतानिया की भी मिसाल दी गई, लेकिन हर मुल्क का अपना कानून होता है, हर मुल्क के अपने हालात होते हैं। क्या नहीं, बरतानिया की भी जो मिसाल दी गई, बरतानिया में भी बताया गया कि वहाँ पे ऑप्शन होती है। बरतानिया में जो सा है ज्यूरी सिस्टम है, वो ज्यूरी सिविलियन आ सकती है और फिर वर्डिक्ट वो
तो बहरहाल अब ये इस मुल्क के टॉप नॉच जजेस हैं, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस साहब हैं, मंसूर अली खान साहब हैं, जस्टिस याया है, जस्टिस नकवी साहब हैं, और तमाम एक से बढ़ के एक ब्रेन है। तो अब लेट द कोर्ट डिसाइड दिस थिंग, क्योंकि इस चीज में लेकिन क्या ये सवाल वैलिड नहीं है कि अगर फौजी तनसीबात पर हमला हो, एक इदारे की तनसीबात पर हमला हो रहा है, तो केस भी उसी इदारे की कोर्ट्स में चलना चाहिए? क्या ये वैलिड पॉइंट नहीं है? देखिए, अगर फौजी अदारे की तनसीबात पे हमला हो रहा है, खुदा न खास्ता उसमें अगर कोई ऐसा एलिमेंट नज़र आता है कि जिसमें कोई बगावत की बात हो या कोई फौजी अफसरान उसमें मिले हो, क्योंकि हमने मर्जी से तो नहीं चलना ना, हमने चलना है कि फौजी जो एक्ट है, आर्मी एक्ट क्या कहता है, आईने पाकिस्तान क्या कहता है, और उसी के मुताबिक अदालतें चलेंगी। किसी की मर्जी से या इस किस्म से तो नहीं होगा, तो उसी चीज का इख्तियार। लेकिन हुकूमत तो इसी चीज को इशू और इसी चीज को बेस बना रही है ना कि फौजी अगर तनसीबात पर हमला हुआ है तो किसी कौंसलर की अदालत में तो नहीं मुकदमा चलेगा, ये तो फौजी अदालतों में चलना चाहिए। हुकूमत जिस एजेंडे को, जिस पॉइंट को लेकर चल रही है वो यही है। देखिए जी, ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत अगर कह रही है कि जी किसी काउंसलर की उसमें नहीं, एंटी दहशतगर्दी की कोर्ट्स हैं जिसमें ये केसेस हो रहे हैं, और यही हुकूमती एक अमेंडमेंट लाई गई आर्मी एक्ट में, और बात वही है कि जी कि हुकूमत इसमें चाह क्या रही है, हुकूमत क्या चाहती है कि ये क्यों ऐसे हो। राजा मेरा बात मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। ऐसा पाकिस्तान जिसमें घंटों घंटों बिजली मिलती है, ना ही पानी, और ऐसा पाकिस्तान जहां कभी शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग के खिलाफ मीनार पाकिस्तान पर कैंप ऑफिस लगाकर एहतजाज किया करते थे और उनके हाथ में हाथ वाला पंखा होता था। ये फुटेज भी आप देख रहे हैं। लेकिन क्या करें, ऐसे में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज अब कौन करे, क्योंकि जो एहतजाज करते थे और जिनके खिलाफ एहतजाज होता था आज दोनों ही हुकूमत में हैं, तो फिर एहतजाज कौन करे। पाकिस्तान में जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है वैसे वैसे गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ता जा रहा है। यानी एक तरफ सूरज आग बरसा रहा है, दूसरी तरफ लाइट के आगे हुकूमत घुटने टेके अवाम का बुरा हाल कर रही है। आज अल्लाह ताला को रहम आया और बारिश हुई है, मौसम बेहतर हुआ है। आज कराची, लाहौर समेत बड़े शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 8 घंटों तक पहुंच चुका है। आप खुद अंदाज़ा कर लें, अगर बड़े शहरों का ये हाल है तो देहातों में क्या सूरत हाल होगी। देही इलाकों में लोड शेडिंग 10 से 12 घंटों तक की जा रही है, यानी बिजली आती कम है जाती ज़्यादा है। ऐसे में किसी इलाके में अगर ट्रांसफार्मर ही ख़राब हो जाए तो बात घंटों से निकलकर फिर दिनों तक पहुंच जाती है। बदतरीन लोड शेडिंग में लोगों पर क्या गुजर रही है ये लोगों की ज़ुबानी जानते हैं। हमने कुछ शहरियों से उनकी राय पूछी, ज़रा देखिए। 1 घंटा लाइट आती है और 3-3 घंटे आती है। हम लोगों के साथ वादा खिलाफी कर देते हैं क्योंकि टाइम पे दे नहीं सकते। गैर एलानिया जो है ना लोड शेडिंग कर रहे हैं, कारोबार का जो है ना बेड़ा गर्क हो चुका है। घंटा आता है फिर 4-5 घंटे गायब हो जाता है, फिर घंटा आता है फिर 4-5 घंटे गायब हो जाता है। लाइट बहुत ज़्यादा तंग करती है, 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है। पढ़ाई के मामले में बड़ी मुश्किल होती है रात के टाइम। मर्द हजरात तो फिर भी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन औरतों और बच्चों को बहुत परेशानी होती है गर्मी में। वो तो ना बाहर निकल सकते हैं ना घर में चैन है। न रात को आराम है न दिन को आराम है। घरों में पानी भी नहीं भर सकती है, मस्जिद में वुजू के लिए भी पानी नहीं है। गर्मी भी बहुत है, 1 घंटा होती है बिजली, 2 घंटे नहीं होती। 24 घंटे में 8 घंटे बिजली होते थे और बाकी 18 घंटे नहीं होते थे। अमीर लोगों के पास तो एसी है, जनरेटर है, हमारे पास क्या है। मेरे सिर्फ 3 पंखे चल रहे हैं, कसम से 25,000 का बिल है। लोग एसी चलाते हैं उसका 7,000 और 5,000 आता है, कोई पूछने वाला है ही नहीं। 3 मरतबा मेरे ख्याल से लाइट आती है। इसके अलावा तो ऐसी परेशानी है, रातों की नींदें हराम करी में इन लोगों ने। कोई टाइमिंग नहीं है, किसी भी टाइम लोड शेडिंग हो रही है। प्लीज कुछ ख्याल कर ले हमारे ऊपर।
बच्चे हैं पूरी रात रोते रहते हैं बेचारे गर्मी की वजह से। पेट काट के हम लोग बिल दे रहे हैं, तो उनको चाहिए कि भाई लोड शेडिंग कम करो। अगर लोड शेडिंग कम नहीं कर सकते तो फिर बिल कम करो। हमारे यहाँ तो लाइट होती नहीं, आती है बस 2 घंटे के लिए। परेशानी तो सब है, बच्चे जाने के लिए सारी रात तड़पते रहते। 24 घंटे में से 6 घंटे लाइट आती है, वो भी रात में किसी पैर और वो खोल दे तो। अब आदमी दिन भर का थका घर पहुँचता है, घर पे लाइट नहीं होती है, बच्चे अलग परेशान हो रहे हैं। अब आदमी की मेंटेलिटी मतलब कहाँ काम करेगी जब वो सो नहीं सकेगा, घर में सुकून से बैठ नहीं सकेगा। अभी तक हुकूमत की तरफ से ये तो ऐलान हुआ नहीं कि ईद पर इन्हें आवाम पर रहम आएगा या नहीं, ईद के दिनों में भी लोड शेडिंग होगी या नहीं। वजारत तवानाई का ये मानना है कि गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड में ज़ाहिर इजाफा हो गया है, जबकि मुल्क की पैदावार कम हो रही है। यानी पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का जो शॉर्टफॉल है 7000 मेगावाट तक पहुंच गया है। जो हमारी प्रोडक्शन है बिजली की वो 20,235 मेगावाट है, जबकि हमारी जो तलब है, जो ज़रूरत है, वो 27,000 मेगावाट से भी अब ये बढ़ गई है, जिसकी वजह से एलानिया लोड शेडिंग से हटकर अब गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है। अब सवाल उठता है कि हुकूमत ने बर वक्त बिजली की पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो क्यों नहीं दी। कोई पहली दफ़ा तो गर्मी पड़ नहीं रही है, जो वज़ीर तवानाई कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ गई। भाई हर साल गर्मी पड़ती है, हर साल डिमांड बढ़ती है। बार बार बिजली की बंदिश के बाद जो है वो लोग बड़े परेशान हैं। 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दौरे हुकूमत था, बदतरीन लोड शेडिंग होती थी, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी। शायद उसी लोड शेडिंग वाले पुराने पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहा था। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था, ज़रा सुनिए। पाकिस्तान में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुआ है और हमने तारीख रकम किया है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। हम भी कहते हैं वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, जहां घंटों की लोड शेडिंग हुआ करती थी। नाजरीन, बिलावल ने तो जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम करार दिया था। सवाल उठता है कि ये कैसा इंतकाम है जो सिर्फ आवाम से लिया जा रहा है। ऐसा जुल्म किस मुल्क में होता है जहां लोग माहाना भारी भरकम बिजली के बिल भी भरते हैं लेकिन फिर भी बिजली को तरसते हैं। ऐसी जमहूरियत या तजुर्बाकार हुकूमत का आवाम को क्या फ़ायदा जो लोगों को कोई रिलीफ देने की बजाय तकलीफ दे रही है। ऐसा क्यों है कि 2013 से 2018 के दौरान मुल्क को अंधेरों से निकालने वाली मुस्लिम लीग नून भी हालिया लोड शेडिंग के सामने बेबस नज़र आती है। हुकूमत की तरफ से पेशगी इक़दाम क्यों नहीं किए जाते? क्या गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? हुकूमत इसे कंट्रोल कर भी पाएगी या नहीं? गर्मियों में बिजली नहीं मिलती, सर्दियों में गैस नहीं मिलती, तलब और रसद में फ़र्क होने के साथ और कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है? मैं बात करूँगी, मुझे एनर्जी एक्सपर्ट शाहिद सत्तार साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सत्तार साहब। शाहिद सत्तार साहब, बड़ी अजीब सी ये बात लगती है जब वज़ीर आकर ये बोलते हैं कि बिजली की तलब में इजाफा हो गया है, इसी वजह से लोड शेडिंग जो है वो हो रही है। ना तो गर्मी पहली बार पड़ी है, ना ही बिजली की तलब पहली दफ़ा गर्मियों में बढ़ी है। तो हर दफ़ा हम यही मसला उठाते हैं लोड शेडिंग का, और साथ ही हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि पेशगी इंतजाम क्यों नहीं किए जाते। हमेशा ये जो तलब और रसद, डिमांड और सप्लाई का जो फ़र्क होता है, ये क्यों हम इसको बैलेंस नहीं कर पाते? देखिए जी, इस वक्त पहली तो बात यह है कि हमारे पास कैपेसिटी बहुत है, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए ईंधन नहीं है। आपके पास फ्यूल ऑयल की कमी है, गैस की कमी है, RLNG की कमी है, कोयले की कमी है। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि कोयला भी नहीं है, इसलिए कि कोयला इंपोर्ट ही नहीं किया, दरामद ही नहीं किया गया। मुल्क में डॉलर की कमी की वजह से आप ईंधन नहीं मंगवा सके। तो सच्चाई बोलनी चाहिए कि जी लोड शेडिंग तो इस वजह से हो रही है कि जी आपके पास ईंधन नहीं है। मतलब कि कैपेसिटी इतनी है कि हम जो है वो अपनी डिमांड से ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है। मतलब ये है कि हमारे पास लवाजमात नहीं है जैसे बिजली आपने बनानी है। जी, आपके पास पैसे नहीं है, सीधी बात है। और दूसरा ये कि देखें, मुल्कों की जो होती है तरक्की, वो इस चीज़ से होती है कि जी आप अपना जो इंडस्ट्री है उसको मुतवातिर चलाएं, उसको बिजली और गैस जो है वो दें ऐसी कीमत पे जो कि बाकी मुल्कों में होती है। अगर महंगी देंगे तो वो चल ही नहीं सकते। पाकिस्तान में तो अब मसला ये है कि जिस तरह ये कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, जरूरत से कहीं ज्यादा कैपेसिटी हो गई है, तो वो कैपेसिटी की अपनी कीमत है।
और उससे लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक और मसला है ना, फिर हमें चूज करना पड़ता है कि इंडस्ट्री को आपने देनी है या आपने घरेलू सार्फिन को देनी है। घरेलू सार्फिन को देंगे तो नहीं, ऐसी बात ही नहीं है, आप सबको दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता नहीं है ना, ऐसे दे सकते हैं, आप देते नहीं है जी, इसलिए कि ईंधन नहीं है ना, आप चला ही नहीं सकते पावर प्लांट्स को। जब ईंधन होगा तो चलेंगे तो सबको बिजली भी मिलेगी। ठीक है, ट्रांसमिशन की भी कोई थोड़ी बहुत मसले मसाइल हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं है। असल मसला सिर्फ डॉलर्स की कमी है, और डॉलर्स की वजह से आपने ईंधन नहीं दस्तयाब किया, आपने इंपोर्ट नहीं किया, और उसकी वजह से आप ये डिमांड बढ़ी है, तो आपको एकदम आपको पता चल गया कि जी इतने पावर प्लांट्स हैं लेकिन वो चल ही नहीं रहे। नहीं तो आईपीपी जो किराए के बिजली घर जहाँ से जिनके साथ हमने मुआहदे किए हुए, उन मुआहदों की वजह से पैसे तो आपको देने पड़ रहे हैं। आप बिजली बने ना बने, आवाम को मिले ना मिले, पैसे तो हमें पड़ते हैं। जी, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन देखें, अगर 20 रुपए उनको देने हैं या 20 रुपए का टैरिफ है, तो उसमें 4 या 5 रुपए सिर्फ आपने देने कैपेसिटी के, बाकी 15 रुपए तो आपने ईंधन के देने हैं। जब ईंधन के पैसे ही नहीं है तो आप ईंधन मंगवा नहीं सके तो आप वो चलेंगे कैसे? लेकिन वो 4 रुपए भी तो आवाम को उस चीज के देने पड़ रहे हैं ना। आप 4 रुपए भी दे रहे हैं लेकिन आपको बिजली भी ना मिले। आपको बिजली नहीं मिल रही ना ही, और वो महंगी बिजली इसलिए हो जाती है कि जी कैपेसिटी पेमेंट तो आप बेतहाशा प्लांट्स की कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल तो बहुत थोड़े कर रहे हैं उनमें से। तो इसलिए उनकी जो लागत है बाकी प्लांट्स की जो कि नहीं चल रहा है, वो बाकी सब जो सार्फिन है उन पे डलती है। उसको कहते हैं स्ट्रैंडर्ड कॉस्ट। स्ट्रैंडर्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि जी आपने लगा तो लिए हैं लेकिन उनको चलाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब 2 मसले थे ना, एक था जी आपकी इंपोर्ट्स बंद थी, और दूसरा मसला पैसे नहीं थे। अब इंपोर्ट्स तो आपने खोल दी हैं, आपने कल नहीं, इंपोर्ट्स तो खुल गई ना। किसने कहा इंपोर्ट्स खुल गई हैं? इंपोर्ट्स तब खुलेंगी। अब अभी आप सिर्फ इतना देखें ना कि पिछले साल डॉक्टर साहब की बात पे यकीन ना करें हम, जो एलसीज खोल दी, इंपोर्ट्स खोल दी, 6000 कंटेनर आपका पोर्ट पे पड़ा हुआ है, वो ताजर तो खुश हो रहा है कल की खबर सुनने के बाद। नहीं, देखें मेरी बात सुने, पैसे कहां से आएंगे? एलसी कहां से खुलेगी? रिटायर कहां से होगी? हवा में से तो नहीं आ जाएगी ना। तो आप इंपोर्ट्स खोल दें, हाँ, मतलब कहने को तो आप खोल दें, हाँ, खुल गई जी, लेकिन अगर कोई कहीं से डॉलर नहीं मिलेंगे तो कहां से चलेगा मामला। बहुत बहुत शुक्रिया। एनर्जी एक्सपर्ट शायद सत्ता के साथ थे। नाज़िम, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।